दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और मैं शशिभूषण कुमार आपके लिए आज लेके आया हूँ फिजिक्स। ये क्लास 10th का फिजिक्स है। क्लास 10th, जैसा कि आप लोग को पता है, फिजिक्स जो है वो हमारे साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैट्रिक एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर बिहार बोर्ड देखते हैं, बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स की वेटेड है वो 40 मार्क्स है आउट ऑफ 85 मार्क्स। बाकी 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, लेकिन आउट ऑफ 85 मार्क्स 40 मार्क्स फिजिक्स की है। उसी तरह यूपी बोर्ड में भी अगर देखते हैं, यूपी बोर्ड में फिजिक्स जो है वो 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स। आउट ऑफ 70 मार्क्स 30 मार्क्स। इस तरह से देख रहे हैं कि लगभग 50% के आसपास, 45 से 50% के आसपास आपका सिर्फ फिजिक्स की भागीदारी है उसमें। यानी अगर आप सही से फिजिक्स से पढ़ लिए तो आपका साइंस में आधा पार हो जाएगा, आधा आप कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए आज मैं फिजिक्स लेके आया हूँ। और ना ही सिर्फ बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स जो है, आप 10th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स का। इसलिए मैं फिजिक्स आज पढ़ा रहा हूँ और हम आज इसमें लाइट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो लाइट चैप्टर जो है एक फिजिक्स का लाइट चैप्टर, इसको बोलते हैं प्रकाश। इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन देखेंगे और गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे और लेंस के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लाइट चलने से पहले, ये चूँकि फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको फिजिक्स का भी डिफिनेशन पता होना चाहिए। हालांकि ये कोई एग्ज़ाम में आएगा नहीं, आता नहीं है, लेकिन हमको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स कह सकते हैं कि यह भौतिकी विज्ञान जो है, यह हमारा विज्ञान का एक भाग है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं फोर्सेज का, नेचुरल फोर्सेज का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अब जैसे नेचुरल फोर्सेज क्या हो गया, नेचुरल फोर्सेज जैसे ये लाइट हो गया, साउंड हो गया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मतलब ये प्रकाश हो गया, ये ध्वनि हो गया और ये विद्युत हो गया। इस तरह से ये सब जो है नेचुरल फोर्सेज हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर हो गया, जिसको कि परमाणु ऊर्जा बोलते हैं, वो भी इसमें स्टडी करते हैं। तो जितना भी तरह का नेचुरल फोर्सेज है उसके बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होता है वो हम फिजिक्स में करते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, जैसे हम लाइट में ही आ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि साइंटिफिक स्टडी और नॉर्मल स्टडी में क्या अंतर है। चलिए आज पहले लाइट के बारे में भी जाने। तो लाइट क्या है, तो लाइट या प्रकाश वो पदार्थ है या वो लाइट वो है जो जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देख पाने की क्षमता जिसके कारण हमारे आँखों पे आती है, हमें आती है, वो उसे हम प्रकाश बोलते हैं। अब जैसे हमको इसका साइंटिफिक कारण जानना है, हमको साइंटिफिक स्टडी करना है इसका, तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि कोई वस्तु है, अगर कोई प्रकाश की किरण, जैसे बल्ब जल रही है तो प्रकाश की किरण इस पे पड़ी तो ये हमें दिख जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम जो है
अगर किसी वस्तु पे प्रकाश की किरण पड़ती है तब वो हमें नहीं दिखता। जब प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ी, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हमारे आँखों पे आती है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हो गया साइंटिफिक स्टडी। जबकि जनरल स्टडी में, नॉर्मल स्टडी में हम लोग सोच रहे थे कि ये वस्तु पे लाइट पड़ी और वो हमें दिख गई, लेकिन ऐसा है नहीं। वो वस्तु पे लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों पे आती है, तब हम उसको देख पाते हैं। अब इसको कहेंगे कि किस तरह से इसको प्रूफ किया जाएगा। तो इसको देखिए, कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि कुछ वस्तु, जैसे कांच कहीं लगा हुआ है भूल भुलैया टाइप में, तो वहाँ पे आपको कांच दिखता नहीं है सामने भूल भुलैया में, और उससे जाके टकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब लाइट पड़ी उस पर, तो उस पर सीधे पार कर गई लाइट, और वो रिफ्लेक्ट होके आपके आँखों के पास नहीं आई। ये जो है ये नहीं आई। तो जब आपके आँखों के पास आई ही नहीं, तो ये वस्तु आपको दिखेगी ही नहीं। इस तरह से हम वस्तु को भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हो सकता है ये जो वस्तु है वो अपारदर्शी हो मतलब प्रकाश इसको होके कुछ भी पार ना करे, सब प्रकाश लौट जाए। और दूसरा है जो पारभासी होता है। पारभासी मतलब प्रकाश का कुछ अंश पार करे। जैसे कोई पेपर पे अगर तेल लगा हुआ हो, तो वो पारभासी मतलब आर पार दिखता है, लेकिन साफ आर पार नहीं दिखता है, इसलिए उसको पारभासी बोलते हैं उस तरह के वस्तु को। तो हम 2 तरह के वस्तु जाने। और उसके बाद तीसरा जो होता है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें कि प्रकाश जाती है और पूरा पार कर जाती है उससे। वो वस्तु हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है। मतलब 3 तरह का वस्तु पड़े। कौन सा? एक होता है जो अपारदर्शी होता है, दूसरा होता है जो पारभासी होता है, तीसरा होता है जो पारदर्शी होता है। ये 3 तरह के वस्तु होते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि लाइट उससे किस तरह का बिहेवियर रखता है, तो हमें पता चलेगा कि वो वस्तु किस तरह का है। तो चलिए, और लाइट जो है, जब हम लाइट के बारे में जान रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। अब जैसे कोई भी बल्ब से लाइट आ रही है, तो हम अगर ऐसे करके ये पेन रखे, तो अगर लाइट को सीधा पास होने का जगह नहीं मिलेगा, कोई ओपेक वस्तु है, कोई अपारदर्शी वस्तु है, तो अगर लाइट को इसके आर पार होने का जगह नहीं मिलेगा, तो इसका प्रतिबिंब सामने के जो वस्तु है उस पर बना देगी। तो इससे हम देखते हैं कि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और उसका जो सिंबल है, उसको जो हम प्रदर्शित करते हैं फिजिक्स में, वो इस तरह से करते हैं, एरो से। क्योंकि ये हो गया लाइट का डायरेक्शन। कोई लाइट है जो इधर से इधर जा रही है, इसको इस तरह के एरो से उसको डिनोट करते हैं। तो अभी हम लाइट के बारे में जाने। अब हम दर्पण की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो दर्पण तो एक तरह का, आप समतल दर्पण से परिचित हैं पहले से। समतल दर्पण जो आपके घर में मिरर के रूप में काम आता होगा, उससे आप परिचित हैं। तो उसके बारे में ही पहले जान लें, दर्पण क्या होता है। दर्पण वो होता है जिसका एक सतह पॉलिश किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है, और दूसरा सतह जो है परावर्तित सतह होता है। जैसे कोई समतल दर्पण है, तो इसका एक सतह जो है वो पेंट किया हुआ है, और दूसरा सतह जो है परावर्तन के लिए रहता है। इधर एक कांच का जो सीली होता है, उसके एक तरफ पेंट किया हुआ होता है, दूसरी तरफ परावर्तन के लिए रहता है। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण जाएगी, तो इससे परावर्तित होकर इधर आ जाएगी। इस तरह से समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण अब हम समतल दर्पण के बारे में क्या जानते हैं, एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं।
हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको दिमाग में इसे भी रखना है। तो एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में पहले तो हर किसी के घर में समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में हम क्या देखते हैं, पहले तो कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है, दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। यहाँ पे कोई वस्तु है अगर, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और जो प्रतिबिंब का साइज होता है, जो ओरिजिनल साइज के बराबर होता है, जो ओरिजिनल साइज होता है प्रतिबिंब का, उसी के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप अपना ही चेहरा देखते हैं या अपना सामने मिरर रखते हैं, तो आप ही के बराबर पीछे कोई खड़ा दिखाई पड़ता है, तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद जो है वो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है। सीधा, जैसे आप खड़ा रहेंगे, खड़ा सामने मिरर रखेंगे तो सीधा वो भी पीछे खड़ा होगा, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। इस तरह से इतना पॉइंट जाने हम लोग। एक पॉइंट हो गया कि आभासी होता है, आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब का जो साइज होता है, वो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। वस्तु के साइज के बराबर होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि प्रतिबिंब सीधा होता है। इस तरह से 4 पॉइंट देखे। इसके बारे में भी, समतल दर्पण के बारे में, कि प्रतिबिंब आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का साइज जो है वो वस्तु के साइज के बराबर होता है और प्रतिबिंब सीधा होता है। और उसके बाद ये भी है 5वां पॉइंट कि प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। मतलब जो ये दूरी होगा वही ये दूरी होगा। ये इक्वल दूरी पे, जितना दूरी पे आप मिरर से खड़ा रहेंगे उतना ही दूरी पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से हम देखें समतल दर्पण में कि 4-5 पॉइंट हमारे पास है। इस तरह से आभासी प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तो ये 5 पॉइंट है। अब देखते हैं जो हमें ओरिजिनली पढ़ना है। जो हमें पढ़ना है वो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी गोले का भाग होता है। अगर कोई कांच का गोला हो तो उसका भाग होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो टेनिस बॉल उसमें यूज होता है। पहले बचपन में हम लोग टेनिस बॉल से खेलते थे क्रिकेट। तो क्रिकेट में अगर टेनिस बॉल होता है, मान लीजिए ये टेनिस बॉल है, वो कांच का है और उसको यहाँ से काट दिया गया, तो अब जो ये पोर्शन निकला, ये पोर्शन मान सकते हैं आप चम्मच के तरह। चम्मच को जो जब ऐसे करके रखेंगे तो इस तरह से एक पोर्शन धंसा हुआ
और दूसरा उसके पीछे के पोर्शन उभरा हुआ, इस तरह से आएगा। तो इस तरह के पोर्शन जो निकला, इसी को अगर एक साइड में पेंट कर दें और दूसरा साइड उसके परावर्तन के लिए रखें तो हम इसको गोलीय दर्पण बोलेंगे। गोलीय दर्पण, तो जैसा कि हम देखे थे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जो है एक गोला का भाग है। अगर कोई कांच का गोला लें, उसका एक भाग है, अगर उसमें उस गोले को काटें, इस गोले को, कांच का गोला है, ये कांच का गोला है, अगर इस गोले को यहाँ से काटें, अगर इस गोला को यहाँ से काटें तो ये जो पोर्शन मेरा बाहर निकल रहा है, यहाँ खाली है, ये जो पोर्शन मेरा बाहर निकल रहा है, इसके अगर कोई एक तरफ पॉलिश कर दें, पेंट कर दें, दूसरा तरफ परावर्तन के लिए छोड़ें, तो इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन क्या हो गया? गोलीय दर्पण किसी कांच के गोले का भाग है जिसका एक सतह पेंट किया हुआ होता है और एक सतह परावर्तन के लिए होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण भी दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। अब दो तरह का कौन कौन सा होता है? एक होता है अवतल दर्पण, ये होता है उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब दोनों किस तरह के होते हैं, देखने में किस तरह के लगते हैं, तो चलिए वो भी दिखाते हैं। ये जो गोला का भाग हुआ, अगर उभरे हुए सतह के तरफ पेंट कर दें और रिफ्लेक्शन के लिए धंसा हुआ सतह रखें, ये जो सतह है वो रिफ्लेक्शन के लिए रखें, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। उसी तरह अगर धंसा हुआ साइड को पेंट कर दें और उभरे हुए सतह को परावर्तन के लिए रखें, तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण। अब कितने स्टूडेंट को लगता है कि सर जब ये इस तरह से था गोला का पार्ट, तो इसी तरह से हम रखते और इधर से पेंट कर देते, तब भी इसको क्या उत्तल दर्पण ही बोलते? तो हाँ, इसको भी उत्तल दर्पण ही बोलेंगे। उत्तल दर्पण से मेरा मतलब है कि जिसका जो परावर्तन सतह है, परावर्तक सतह है, वो उभरा हुआ हो, और अवतल दर्पण से मतलब है कि जिसका परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ हो, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। तो अब इससे क्या निकल के आ गया दोनों से? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम लिख दिए हैं वैसा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण लिख देने से ये हो गया कि ये जो दर्पण होगा वो कोई कांच के गोला का भाग होगा, कांच के गोला का भाग होगा। तो दर्पण का मतलब हो गया कि उसका एक साइड तो पेंटेड होगा, एक साइड रिफ्लेक्ट वाला होगा। तो हम बता दिए हैं कि अवतल दर्पण जो है उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, इसका मतलब इस तरह से होगा, और परावर्तक सतह जो है ये वो धंसा हुआ है और उभरा हुआ सतह पेंट किया हुआ है। इस तरह से उत्तल दर्पण भी देखेंगे। उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे इसी तरह से, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अब इस तरह से है, इसका जो सतह है, परावर्तक सतह, वो उभरा हुआ है, ये उत्तल दर्पण हो गया, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये अवतल दर्पण हो गया। तो सतह जो है उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल दर्पण कहेंगे उसको। अब क्या है कि इसका कुछ उपयोग भी होता होगा, तो जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग हम लोग जनरली करते हैं क्या में, तो गाड़ी का हेडलाइट में इसका उपयोग होता है, फिर उसके बाद सर्च लाइट में, फिर उसके बाद दांतों का डॉक्टर के उपयोग में, दांतों के डॉक्टर भी इसको बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से इत्यादि, इस तरह से कुछ उपयोग हैं इसके अवतल दर्पण के। उसी तरह उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो मेनली एक उपयोग है, जो आपके बाइक चलाते होंगे या गाड़ी होगा आपके पास, तो साइड मिरर के रूप में जो रहता है वो उत्तल दर्पण के रूप में का ही उपयोग होता है। क्योंकि वो ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में भी कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये हम आगे देखेंगे जब हम इससे प्रतिबिंब बनाएंगे, इससे जो है कहाँ पे वस्तु रखाता है तो क्या प्रतिबिंब बनता है, ये जब देखेंगे तब वो भी देखेंगे कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। अभी भी बस उदाहरण के रूप में उसको जानते हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि दर्पण का क्या क्या पार्ट होता है। कुछ बिंदु हैं दर्पण में जो हमें ध्यान रखना होता है। जैसे एक अवतल दर्पण ले लीजिए, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इसका उभरा हुआ सतह जो है वो पेंट किया हुआ है और धंसा हुआ सतह रिफ्लेक्शन के लिए है। तो ये चूंकि गोला का पार्ट है, तो ये जो पार्ट कट के निकला बाहर, इसका जो ऊपरी नीचे सतह है इसको भी कुछ नाम दे देते हैं MN। ये MN को बोलते हैं द्वारक या एपर्चर। MN को बोलते हैं द्वारक या अपर्चर। उसी तरह से ये जो दर्पण है इसका एक बीच में सेंटर पॉइंट होगा कुछ, ये दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है इसको P से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं ध्रुव। P से करते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है, दर्पण की सतह पर जो दर्पण का सेंटर पॉइंट होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव से दर्पण का जिस गोले का ये पार्ट है दर्पण, इस गोले का पार्ट है ये दर्पण, तो इस गोला का कोई सेंटर होगा, कहीं पे सेंटर पॉइंट होगा। तो इस सेंटर पॉइंट कोई इस गोले के अगर सेंटर पॉइंट होगा तो यहाँ पे होगा, कहीं पे सेंटर पॉइंट होगा। तो इस सेंटर पॉइंट को हम C से डिनोट करते हैं
और इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। मतलब वक्रता केंद्र कैसे डिफाइंड है? वक्रता केंद्र उसको कहते हैं जो कि दर्पण जिस गोले का पार्ट है उसका ये सेंटर पॉइंट है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाले एक्सिस को मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाले लाइन को, एक्सिस को मुख्य अक्ष बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और सेंटर पॉइंट के बीच में भी होती है फोकस। तो फोकस किसे कहते हैं? तो फोकस डिफाइंड है, ये फोकस जो है, फोकस डिफाइंड है अगर मुख्य अक्ष पे रखी हुई कोई वस्तु से अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण दर्पण पे आपतित होती है और परावर्तन के बाद जहाँ से ये पास करती है मुख्य अक्ष पे, जहाँ से ये मुख्य अक्ष पे जहाँ काटती है ये किरण जो है, मुख्य अक्ष पे जिस पॉइंट पे काटती है उसको फोकस बोलते हैं। तो इसमें हम देखें कि दर्पण का जो साइज है उसका एलिमेंट को बोलते हैं द्वारक, और अगर उसके सेंटर पॉइंट, दर्पण का जो सतह पे सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ध्रुव और उसको डिनोट करते हैं P से। उसी तरह दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र और उसको डिनोट करते हैं C से। उसी तरह हम देखते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव को जोड़ने वाले एक्सिस को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। जोड़ने वाले जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। और अगर मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु रखी हुई है और उससे समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण पे आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं या तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। जैसे अगर उत्तल दर्पण होता, अगर यही उत्तल दर्पण होता तो ये जो वस्तु होती वो ऐसे होके ये इस तरह से परिवर्तित हो जाती। इस तरह से जो परिवर्तित होती तो ये यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती तो ये इसका मुख्य फोकस हो जाता। उसी तरह से मुख्य फोकस इधर हो जाता और ये जो जिस गोले का सेंटर, मतलब जिस गोले का पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट, अगर गोला इस तरह का हम रखे हैं तो सेंटर पॉइंट इधर ही होगा, यहाँ पे C होगा। तो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में तो जो वक्रता केंद्र है और फोकस, मुख्य फोकस है जो दर्पण के सामने होते हैं, लेकिन जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होती है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होते हैं। तो ये हम इसको देख के कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस जो है दर्पण के पीछे होता है। तो इस तरह से, और जो डिस्टेंस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम R से डिनोट करते हैं और इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। उसी तरह से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी। इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अवतल दर्पण में लेके समझा दे रहे हैं क्योंकि सेम कंडीशन उत्तल दर्पण में भी होगा।
तो हमको याद रखना है कि फोकस, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और उसको r से डिनोट करते हैं, और मुख्य फोकस को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो इसका यूज हम आगे देखेंगे कि कब कहाँ पे किस पोजीशन पे वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरा क्लास ठीक लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करके बताइए कि अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसे भी मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा।